हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो कर रहे थे एक्सटेंशन एजुकेशन की। एक्सटेंशन एजुकेशन के हर एक टॉपिक को हमने कवर अप किया है, क्वेश्चन के माध्यम से कवर अप किया है। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन साइंस, टेक्सटाइल और चाइल्ड डेवलपमेंट इन तीनों के प्रैक्टिस कर रखे हैं। अब हमारा जो लास्ट प्रैक्टिस सेट बच रहा है वो बच रहा है होम मैनेजमेंट का। इससे पहले आपके टेक्सटाइल हुए हैं, न्यूट्रिशन साइंस हुआ है, चाइल्ड डेवलपमेंट हुआ है और एक आपका क्या हुआ है, एक आपका एक्सटेंशन एजुकेशन हुआ है। अब हमें अगले 15 दिन में मतलब कि 20 अप्रैल तक हमें किसी भी हाल में अपने होम मैनेजमेंट को समाप्त कर लेना है, जिससे बचे हुए अगले 10 दिन में हम प्रैक्टिस कर सकें अपने फिजियोलॉजी और साथ ही साथ उसी में हम हेल्थ साइंस को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो इसी अप्रैल भर में आपके पूरे के पूरे जो भी पाँचों ब्रांच हैं, उनके साथ-साथ जो आपके हम 2 और ब्रांच अलग से पढ़ते हैं जैसे कि फिजियोलॉजी और हेल्थ साइंस, तो इनके भी आपके प्रैक्टिस हो जाएँगे। फिर हम मॉडल पेपर करेंगे, 2-4 जो भी होंगे, चाहे हाफ़-हाफ़ करके मतलब 2 पार्ट में करके करेंगे, वैसे सही ही रहेगा। और उससे पहले आप सारे जो भी आपकी थ्योरी की क्लासेस हैं, उनको रिवाइज़ कर डालिए। तो जैसे आपको पता ही है कि जब भी हम कोई ब्रांच स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या-क्या है। आप अपनी बुक जैसे ही खोलते हैं आपको सबसे पहले क्या मिलता है? आपको सबसे पहले विषय सूची मिलती है। क्यों? ताकि हमें पता चले कि हमें पढ़ना क्या-क्या है। तो उसी तरह से हम भी एक बार देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या-क्या है। ठीक? चलिए, ये आपकी इंट्रो क्लास है बट ध्यान से सुनिएगा काफ़ी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। और आपकी प्रैक्टिस की क्लास 5 पीएम पर आपको एक मिलेगी। मतलब उसमें आपको क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी-सी कम भले ही मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिस हम करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले हम होम मैनेजमेंट में क्या पढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं होम मैनेजमेंट की यानी कि गृह प्रबंधन की, तो हम इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि गृह प्रबंध है क्या? इसके अर्थ को, इसके परिभाषा को, इसके महत्व को समझते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम बात करते हैं गृह प्रबंध की, तो आपने कई ऐसे हमारे मनोवैज्ञानिक हैं जिनका आपने नाम सुना होगा। तो सभी ने अपने-अपने आधार पर अलग-अलग परिभाषाएँ बताई हैं कि गृह प्रबंध क्या है। जैसे आपको पता है कि गृह प्रबंध क्या होता है, तो गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया होती है। ये एक अदृश्य प्रक्रिया होती है, अदृश्य मानसिक प्रक्रिया होती है। गृह प्रबंध का उद्देश्य क्या होता है? तो हम कम से कम साधनों का उपयोग करके अधिक से अधिक अपने लक्ष्यों की पूर्ति करें, यही हमारा उद्देश्य होता है गृह प्रबंध का। अब इसी के लिए हम तमाम प्रकार के प्रयास करते हैं। जिसमें आप देखते हैं गृह प्रबंध के बारे में समझते हैं कि गृह प्रबंध के महत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं। इन्हीं कारक में आप देखते हैं कुछ जैसे भ्रांतियाँ भी हैं, कुछ सुधार में बाधाएँ भी आती हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम इसी में डिस्कस करते हैं। तो जब हम गृह प्रबंध की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि अलग-अलग वैज्ञानिकों ने गृह प्रबंध की तुलना अलग-अलग चीज़ों से की है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो गृह प्रबंध को व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा? ये आपके लास्ट टाइम का एग्ज़ाम में लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर ही पूछा गया था। और ये आपका कोई पहली बार नहीं पूछा गया था। ये आपसे बार-बार पूछा जाता है कि किसने व्यवहारिक विज्ञान कहा है? किसने गृह प्रबंध को या गृह व्यवस्था की तुलना संस्कृति से की है? कौन इसे संस्कृति की जड़ मानता है? एक्शन ऑफ साइकिल किसने कहा है? जैसे जब हम बात करते हैं इरीन ओपेनहीम की, तो इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने गृह व्यवस्था को या गृह प्रबंधन को क्या कहा है? संस्कृति की जड़ से तुलना की है। जब हम वहीं बात कर लेते हैं कोटजिन की, बड़ी ही प्रसिद्ध परिभाषा है इनकी, तो व्यवहारिक विज्ञान इन्होंने ही कहा है।
साथ ही साथ आप इसी में पढ़ते हैं कि गृह प्रबंध को बांध से किसने तुलना की है। आपको पता है कि जब हम बांध से तुलना करने की बात करते हैं तो नाम आता है राजमल पी देवदास का, और बड़ी ही इनकी फेमस है ये कि बांध से किसने तुलना किया है, जड़ किसने बोला है, एक्शन ऑफ साइकिल किसने बोला है, सबने तुलना किया है। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि जो ये आपका गृह प्रबंधन है ये बांध कैसे है, तो जैसे बांध को ये जो गृहिणी होती है ये क्या करती है, संसाधनों को बांध के रूप में, जैसे समय हो गया, धन हो गया, ज्ञान हो गया, शक्ति हो गया, कौशल हो गया, ये सब एक बांध के रूप में इसको रखती है। जैसे जैसे आवश्यकता होती है वैसे वैसे वो निकाल कर उसका उपयोग करती है। तो यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें तो देखते ही देखते हैं। साथ ही साथ हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने गृह प्रबंध यानी कि प्रबंध प्रक्रिया पर, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से पूछ लिया जाता है कि गृह प्रबंध प्रक्रिया जो है इसके कितने चरण हैं? तो सामान्यतः हम 3 चरण बताते हैं, ठीक? लेकिन ध्यान रखिएगा 4 चरण भी पूछे जाते हैं। तो जो गृह प्रबंध प्रक्रिया है इसके मुख्यतः 3 ही चरण होते हैं। लेकिन कभी अगर आपको संगठन दिख जाए तो भी ये इसी के चरणों में आता है और इसको हम 4 चरण करते हैं। लेकिन ये अभी तक जो पूछा गया है गृह प्रबंध प्रक्रिया में कितने चरण हैं, तो हम बताते हैं 3। आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। कभी-कभी आयोजन और नियोजन देता है। तो नियोजन यानी कि प्लानिंग, आयोजन कभी-कभी जैसे इंग्लिश और हिंदी वर्जन में अलग-अलग होता है। हम सामान्यतः नियोजन और आयोजन को एक ही बोलते हैं। लेकिन जब आप इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो जब भी आपको प्लानिंग दिखेगा या नियोजन के स्थान पर जब भी वो नियोजन को हम प्लानिंग कहते हैं और आयोजन को हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं, ठीक? लेकिन जब हिंदी में आयोजन ही दिया है तो वही हमारा प्लानिंग हो जाता है, ठीक? प्लानिंग हो गया, संगठन हो गया, नियंत्रण हो गया, मूल्यांकन हो गया। जैसे जब आप आयोजन की बात करते हैं तो पूछा जाता है गृह प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? तो प्रथम चरण क्या है? प्रथम चरण आपका हो जाता है यही आयोजन हो जाता है। दूसरा चरण भी पूछा जाता है तो दूसरे चरण में हम नियंत्रण को रखते हैं। नियंत्रण ना होने पर हम संगठन को रखते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि नियंत्रण आपका दूसरा होता है और मूल्यांकन आपका अंतिम और तीसरा होता है। ठीक? जब हम बात करते हैं संगठन की, तो संगठन क्या है? आयोजन, संगठन, मूल्यांकन। संगठन कोई संस्था हो सकती है या फिर कोई आपकी वस्तु हो सकती है। जब आप इन सब का उपयोग करते हैं, मतलब जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति साथ में मिलकर कार्य करते हैं और इन व्यक्तियों के बीच में कार्यों का बँटवारा होता है या कार्य के बँटवारे की आवश्यकता होती है, तो इसे हम संगठन के नाम से जानते हैं। आपसे पूछा जाता है कि ये जो बँटवारा किया जाता है कार्यों का, आयोजन में, प्लानिंग में, ये जो या किसी कार्यक्रम में बँटवारा किया जाता है, तो वो किस स्तर पर किया जाता है? कार्यों का विभाजन किस स्तर पर होता है? तो वो आपके आयोजन या नियंत्रण पर नहीं होता है। कब होता है? तो वो आपके संगठन पर होता है। संगठन पर क्या होता है? जो भी कार्य हैं, उनका बँटवारा किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नियंत्रण। तो जब नाम आता है आपके नियंत्रण का, यानी कि कंट्रोलिंग का, तो इसमें आप इसके भी 3 चरण हैं, जो कि किसके द्वारा दिए गए हैं? जो कि आपके ग्रास और कैंडल के द्वारा दिए गए हैं। कौन-कौन से हैं? सबसे पहले आपका आता है बल देना, दूसरा आपका आता है निरीक्षण करना और तीसरा आपका आता है समायोजन करना। तो ये 3 प्रकार के हमारे कंट्रोलिंग में 3 चरण होते हैं और ये चरण आपसे पूछे जाते हैं। पूछा जाता है नियंत्रण का पहला चरण क्या है? तो बल देना है। दूसरा क्या है? निरीक्षण करना है, चेकिंग करना है और तीसरा क्या है? तो तीसरा है आपका एडजस्ट करना है यानी कि समायोजन करना है। ठीक? इसी में हम बात करते हैं हमारा तीसरा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसे हम मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। अब मूल्यांकन क्या है?
तो किसी भी प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। यानी कि जो ये व्यवस्था होती है, व्यवस्था का ये अंतिम चरण होता है, जो प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करना या पुनः प्रारंभिक चरण यानी कि योजना की तरफ ले जाता है। आपको याद होगा जब आपने बीएड किया था, आपकी माइक्रो टीचिंग हो रही थी, उसमें आप कर क्या रहे थे? आप सबसे पहले क्या करते थे? प्लान बनाते थे। प्लान हम घर से बना के लेके जाते थे या वहीं बनाते थे? हम घर से प्लान बना के लेके जाते थे, उसको क्लास में क्रियान्वयन करते थे। उसके बाद हमारा निरीक्षण किया जाता था, हमारा मूल्यांकन किया जाता था। मूल्यांकन होने के बाद हम पुनः पाठ योजना बनाते थे, यानी कि हम पुनः योजना पर पहुँचते हैं। तो ये एक साइकिल में चलता है, सबसे पहले हम आयोजन करते हैं, संगठन करते हैं, नियंत्रण करते हैं और लास्ट में मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करने के बाद क्या कमी रह गई हमारे कार्य में? क्या हमारे लक्ष्य हमने प्राप्त आपसे पूछा जाता है मूल्यांकन क्यों किया जाता है? तो मूल्यांकन से हम ये पता करते हैं कि हमारे जो कार्यक्रम है, उसकी सफलता का कारण क्या है या असफलता का कारण क्या है। तो जब हम ये चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद हम पुनः योजना बनाते हैं और फिर से हम अपने कार्यों को संगठित करते हैं या संगठन करते हैं, नियंत्रण करते हैं, देन मूल्यांकन करते हैं, ठीक? तो ये मूल्यांकन भी आपका कोई 1-2 प्रकार का मूल्यांकन नहीं होता है। जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा गृह प्रबंधन में मूल्यांकन अलग होता है और जो आप एक्सटेंशन एजुकेशन में मूल्यांकन पढ़ते हैं, वो अलग होता है। जैसे जब हम बात करते हैं गृह प्रबंधन में मूल्यांकन की, तो इसमें आपका जो सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, बार-बार पूछा जाता है सर्वोपरि मूल्यांकन और सविस्तार मूल्यांकन। ये मूल्यांकन के ही प्रकार होते हैं। वैसे अब आपके सामने पॉइंट नंबर 3 लिखा है कि प्रबंध प्रक्रिया। लेकिन आपको पता है कि जब हम ये प्रबंध प्रक्रिया पढ़ते हैं, तो आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन, ये इतना चारों पॉइंट को पढ़ने में हमें मिनिमम 2 दिन लगते हैं। मिनिमम बता रहे हैं। तो मिनिमम हमें 2 दिन लगते हैं। ये छोटा-सा टॉपिक नहीं है। वो कैसे है कि छोटा टॉपिक छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वही वाला हाल इसका होता है। नाम तो इसने दे दिया प्रबंध प्रक्रिया और 4 शब्द भी जोड़ दिए आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन। लेकिन ये बहुत ही लेंदी है। तो जब हम बात करते हैं सर्वोपरि मूल्यांकन क्या है? सविस्तार मूल्यांकन क्या है? आत्म मूल्यांकन क्या है? तो ये सारे हमारे मूल्यांकन के ही प्रकार होते हैं। मूल्यांकन पढ़ने के बाद हम आ जाते हैं अपने गृह व्यवस्था के जो निर्धारक तत्व हैं, जिसका नाम क्या है? मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर। और ये बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से इसी 3 शब्द से कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे जो हमारा मूल्य, लक्ष्य, स्तर है, यानी कि गृह व्यवस्था के निर्धारक तत्व कितने हैं? 3 हैं। ये भी पूछा जा चुका है कि कितने तत्व हैं? तो 3 हैं। इसमें इसे हम किस में प्रदर्शित करते हैं? वृत्त में, त्रिभुज में, वर्ग में या ऐसे ही? तो ध्यान रखेंगे हम हमेशा निर्धारक तत्वों को त्रिभुज में एक ट्रायंगल में प्रदर्शित करते हैं और शीर्ष पर कौन होता है या केंद्र में। यहाँ पर पूछा जाता है कि गृह प्रबंध के उत्प्रेरक तत्वों में केंद्र पर कौन होता है? तो केंद्र पर जो होता है वो आपका मूल्य होता है। मूल्य को हम केंद्र पर रखते हैं और इसके लिए 2-4 शब्द जैसे मूल्य शब्द आपका अनिश्चित है, आत्मगत है, ये पूछा जा चुका है। क्या? कि मूल्य हैं, अनिश्चित होते हैं, मूल्य आत्मगत होते हैं। इसका प्रयोग दैनिक बोलचाल में पर्याप्त रूप से करते हैं क्योंकि इसका अर्थ वांछित सीमा तक होता है। ये आपको मूल्य वास्तव में जो मानवीय व्यवहार है इनको प्रेरणा प्रदान करने का कार्य करते हैं। ठीक? इसी मूल्य के साथ-साथ हम देखते हैं लक्ष्य की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं लक्ष्य की, तो लक्ष्य में आप क्या करते हैं? जैसे आपने लास्ट टाइम का क्वेश्चन देखा होगा, अगर हम इसी मूल्य की बात करें, तो अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग मूल्य बताए हैं। जैसे हम पार्कर की बात करें, तो उन्होंने अलग-अलग मूल्य बताए हैं। साधारण साफ से पूछा जाता है, साधनात्मक और आंतरिक मूल्य क्या है?
तथ्यात्मक और आदर्शात्मक मूल्य क्या हैं? आपसे पूछा गया था ना कि सुंदरता कैसा मूल्य है? तो आप क्या बताते हैं? ये आंतरिक मूल्य है। जब हम पार्कर की बात करते हैं तो इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था आराम, स्वास्थ्य, इच्छाएँ, प्रेम, ज्ञान, तकनीक, संतोष, खेल, कला, धर्म, कुल मिलाकर इन्होंने 9 मूल्य बताए थे। ठीक? साथ ही साथ इन्होंने मूल्यों को 2 भागों में वर्गीकृत किया था। एक बताया था क्रियात्मक और दूसरा बताया था कल्पनात्मक। ये सारी चीज़ें जो आज आप सुन रहे हैं, सिर्फ़ आप चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं। आपने इनके बारे में डिटेल में चीज़ों को पढ़ रखा है। ठीक है ना? जब हमने मूल्य के बारे में समझा तो मूल्य को देख लिया कि मूल्य क्या है। वहीं हम बात करते हैं लक्ष्य की। तो लक्ष्य क्या होता है? हर एक व्यक्ति का अपना अलग-अलग लक्ष्य होता है। लक्ष्य आपके कुछ अल्पकालिक होते हैं, कुछ दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं। अगर हम लक्ष्यों की बात करते हैं या विशेषता देखते हैं, तो लक्ष्यों की एक श्रृंखला होती है। हमारे एक लक्ष्य पूरे होते हैं, हम दूसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला इसी में आप देखते हैं लक्ष्य के प्रकार। तो दीर्घकालिक आपने देखा, अल्पकालिक देखा, आपने मध्य अंत लक्ष्य देखा होगा। ये सारे हमारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे हमारे लक्ष्य के ही प्रकार होते हैं। देन हम बात करते हैं स्तर की। तो मूल्य और लक्ष्य को एक दूसरे से संबंधित करना सरल है, लेकिन स्तर को इससे संबंधित करना काफ़ी कठिन हो जाता है। स्तर की उत्पत्ति मूल से हुई है। स्तर की उत्पत्ति जो हुई है इस मूल्य से हुई है, लेकिन इनके अंतर संबंधों में रेखा ढूँढना कठिन हो जाता है ना? फिर हम बात कर लेते हैं मूल्य, स्तर और लक्ष्य की, ठीक? ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। यानी कि मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर, ये भी अगर आप पढ़ते हैं तो आपको 2 दिन लग जाते हैं, या अगर आप थोड़ा लंबी क्लास ले लेते हैं तो हम 1 दिन में इसको समाप्त कर पाते हैं। देन सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है आपका निर्णय प्रक्रिया, यानी कि डिसीज़न मेकिंग। ये ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाता है गृह व्यवस्था का हृदय किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं आप? आप कहते हैं इसी निर्णय प्रक्रिया को ही आप गृह व्यवस्था का हृदय कहते हैं। आपको पता होगा कि गृह व्यवस्था या गृह प्रबंध में आपको काफ़ी परिभाषाएँ ध्यान रखनी होती हैं। जैसे जब हम बात करते हैं ये आपके निर्णय प्रक्रिया की, तो इसमें आपको कई परिभाषाएँ देखने को मिलती हैं। जैसे निर्णय करना मतलब निर्णय प्रक्रिया है क्या? तो विकल्पों का चयन करना, क्रिया के विभिन्न क्रमों में किसी एक क्रम को चुनना या फिर किसी एक को भी ना चुनना, ये आपका निर्णय प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करते हैं निर्णय प्रक्रिया, तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। निर्णय की विशेषताएँ आपसे पूछी जाती हैं। तो निर्णय हमें क्या करना है? निर्णय हमें विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना होता है। हमारे पास जब एक विकल्प को हम चुनते हैं तो हमारा जो सबसे अच्छा विकल्प होता है उसी विकल्प का चुनाव करते हैं। हमें विवेकपूर्ण निर्णय लेने चाहिए। समस्या को हल करते समय इच्छित लक्ष्य और अंत तक पहुँचने के प्रभावशाली तरीकों को ढूँढना चाहिए। इसकी कई विशेषताएँ होती हैं, सारी चीज़ें आपने पढ़ रखा है। आपको पता है कि जो निर्णय होता है, निर्णय एक श्रृंखला होता है। हमारा एक लक्ष्य पूरा होता है, हम एक निर्णय लेते हैं, उधर दूसरा निर्णय ले लेते हैं। मतलब ये जो हमारा निर्णय चलता है, ये निर्णय चलता ही रहता है, निर्णय हमारा चलता रहता है। इसी में आपसे पूछा जाता है कि किसने निर्णय के 3 चरण बताए? इसमें से निर्णय का प्रथम चरण क्या होता है? तो जब हम बात करते हैं किसकी? जॉन ड्यूबी की। ये आपसे पूछा गया है और क्वेश्चन भी हमने इंक्लूड किया है, अभी हम 5 पीएम पर देखेंगे। तो जो आपका जॉन ड्यूबी ने निर्णय के चरण बताए हैं, उन्होंने 3 बताए हैं। जैसे समस्या क्या है? सबसे पहले देखना है आपको समस्या क्या है? आपके पास विकल्प क्या है? फिर आपको देखना है कि इसमें से सबसे अच्छा विकल्प हमारे लिए क्या है?
ठीक है ना? तो जॉन ड्यूबी ने ये 3 चरण बताए हैं, लेकिन वहीं जब हम ग्रास और कैंडल की बात कर लेते हैं, तो इन्होंने जॉन ड्यूबी ने 3 बताया, लेकिन ग्रास और कैंडल ने 5 बताया था। क्या-क्या था? उन्होंने कहा कि निर्णय की जाने वाली समस्या को परिभाषित करें। सबसे पहले हमें समस्या परिभाषित करना है, उसके बाद हम वैकल्पिक हलों की खोज करेंगे। उसके बाद वैकल्पों के संदर्भ में सोचेंगे, विचारेंगे। जो सबसे अच्छा विकल्प होगा, हम उसी विकल्प का चयन करेंगे। और ध्यान रखिएगा, जब हमने विकल्प का चुनाव कर लिया है, तो उसका परिणाम जो भी आएगा, हमें उसे स्वीकारना है। यानी कि निर्णय के उत्तरदायित्वों को आपको स्वीकारना है, आप उससे पीछे नहीं हट सकते हैं। ठीक है ना? तो ये कुछ आपको निर्णय में महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, जो कि आपको पढ़नी होती हैं। जैसे हमने बताया कि निर्णय के चरण में आपसे बताया जाता है, पूछा जाता है कि 3 किसने बताए हैं, 5 किसने बताए हैं और सबसे ज़्यादा तो आपसे यही पूछा जाता है कि प्रथम चरण क्या है, ठीक? फिर निर्णय के प्रकार आ जाते हैं, जैसे सचेत निर्णय, नैतिक निर्णय, आदतन्य निर्णय, छोटे निर्णय, बड़े निर्णय, अल्पकालीन निर्णय, दीर्घकालीन निर्णय और आपके नियोजित निर्णय होते हैं, अनियोजित निर्णय होते हैं, आपके कुछ केंद्रीय निर्णय होते हैं, कुछ आपके सहायक। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा निर्णय कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता नहीं सकते हैं निर्णय कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि अलग-अलग जगहों पर आपको अलग-अलग प्रकार से निर्णय मिल जाता है। निर्णयहीन निर्णय कार्यक्रम के अंत में या कार्यक्रम के दौरान चलने वाले निर्णय, सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत निर्णय। अच्छा, जब इसी में आप बात करते हैं सामूहिक निर्णय और व्यक्तिगत निर्णय, तो आपको पता है कि सामूहिक निर्णय ज़्यादा अच्छा होता है व्यक्तिगत निर्णय के। लेकिन जब हम सामूहिक निर्णय लेते हैं, तब वहाँ पर द्वंद्व की स्थिति होती है और द्वंद्व को सुलझाने के पॉलिट ने कुछ सुझाव दिए हैं। उसमें उन्होंने 5 सुझाव दिए थे। सबसे उन्होंने कितना मतलब उन्होंने ये बताया था जैसे कि हम अगर मतभेद को दूर करना है तो हम एक एक पर दबाव डाल सकते हैं। दूसरा है एक अपने आप से समर्पण कर सकता है। हम समझौता कर सकते हैं, एकीकरण कर सकते हैं, विचारों में परिवर्तन लाकर द्वंद्व को समाप्त कर सकते हैं। तो कई प्रकार से हम द्वंद्व को समाप्त कर सकते हैं। ये तो हम इतना निर्णय के बारे में पढ़ लिए। जब हमारी बात आती है उसके बाद हम बात करते हैं उपलब्ध संसाधन। तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं और यहाँ से ना जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पारिवारिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे अगर संसाधन की बात की जाए तो संसाधन आपके पास कोई 1-2 संसाधन नहीं है। संसाधन क्या है? सबसे पहले तो यही जानते हैं कि संसाधन क्या है? तो आपके पास जो भी उपलब्ध चीज़ें हैं, आप उन्हीं का उपयोग करके अपने पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं और यही आपका क्या होता है संसाधन होता है। संसाधन की विशेषताएँ होती हैं क्या कि ये आपका सीमित होता है। हमें अपने सीमित संसाधनों में भी अपने असीमित इच्छाओं को पूरा करना होता है। अब ये जो संसाधन हैं आपके कई प्रकार के हैं जैसे तकनीकी संसाधन, सामाजिक संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, पारिवारिक संसाधन और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला आपका पारिवारिक संसाधन है, जो कि 2 प्रकार का होता है मानवीय और अमानवीय। बड़ा बेसिक सा बात है क्या कि मानवीय वे संसाधन होते हैं जो कि मानव के अंदर होते हैं, जिसे कोई छू नहीं सकता, चुरा नहीं सकता, देख नहीं सकता। जैसे व्यक्ति की ईमानदारी, उसके मूल्य, रुचियाँ, उसका ज्ञान, उसका कौशल, ये सारे के सारे मानवीय हैं। जब हम अमानवीय की बात करते हैं तो उसमें आपके सारे भौतिक वस्तुएँ आ जाती हैं। चाहे वो भोजन हो, कपड़ा, रोटी, मकान कुछ भी हो। धन आता है इसी में। अब धन किसी भी रूप में आ रहा हो, साथ ही साथ जो हमारे सामुदायिक सुविधाएँ हैं, ये सारे के सारे आपके अमानवीय होते हैं, जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप चुरा सकते हैं। ये जो आप इंट्रो क्लास देख रहे हैं, थोड़ा-सा अगर आप ध्यान से कंसंट्रेट होकर चीज़ों को सुनेंगे, तो आप पूरे के पूरे होम मैनेजमेंट को यहीं बैठे-बैठे अभी अगले 1 घंटे के अंदर-अंदर आप रिवाइज़ कर लेंगे।
मोटे मोटे तौर पर आप चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे अगर आपने चीज़ें पहले पढ़ रखी हैं। अगर पहले नहीं पढ़ रखी हैं तो फिर ऐसे हवा जैसे उड़ेगा सब। जब हम बात कर लेते हैं किसकी संसाधनों की, तो आपने देखा सबसे इम्पोर्टेंट आपका यही है मानवीय अमानवीय, जो कि आपसे बार बार पूछा जाता है। संसाधन जो होते हैं हमारे, इनका कार्य क्या होता है? तो ये हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करते हैं। इनसे आपको आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, आपको संतुष्टि मिलती है। अगर लक्ष्य जो होते हैं हमारे, यानी कि जो साधन होते हैं, साधन का सिद्धांत क्या है? तो ये आपके लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। जैसे आपके पास जो साधन है उसी के अकॉर्डिंग आप लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। जैसे आपने फॉलेट का सुझाव पढ़ा था द्वंद्व को समाप्त करने के लिए, वैसे ही साधनों से संतुष्टि को बढ़ावा देने के लिए या संतुष्टि बढ़ाने के लिए सुझाव दिया गया है एलिजाबेथ हाइट के द्वारा। इन्होंने बताया कि हम संसाधनों की पूर्ति में वृद्धि कर सकते हैं। वैकल्पिक उपयोगों का ज्ञान हमें होना चाहिए। उपयोग में हम वृद्धि ला सकते हैं। चुनाव के मध्य हम संतुलन कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने संतोष को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक? इसी में आप पढ़ते हैं बचत के बारे में। जैसे आपने संसाधन तो पढ़ लिए कि हमारे पास संसाधन क्या है, फिर हम बात करते हैं बचत और विनियोग की। बचत क्या है? तो जो आपका आय है, आय में से आपने जितना खर्च किया है, आप उसको निकाल दीजिए, तो जो शेष धन आपका बचता है, वही आपका बचत कहलाता है। अब बचत और विनियोग, यानी कि जो आपका बचत है, उसे आप विनियोग कहाँ करेंगे, कैसे, कहाँ लगाएँगे, इस चीज़ के बारे में आपको बताया जाता है। और आपको पता है ना कि बचत के निर्धारक तत्व पूछे जाते हैं। तो बचत करने की इच्छा होनी चाहिए, बचत के संसाधन होने चाहिए। बचत की इच्छा हो गया, बचत के संसाधन हो गए और बचत की सुविधा हो गई। ये आपको होनी चाहिए, तभी आप चीज़ों को बचत कर सकते हैं। जब हम विनियोग की बात करते हैं, हम अपने धन का कहाँ पर विनियोग करेंगे, तो विनियोग के संसाधन में आपका बैंक आ जाता है, जीवन बीमा आ जाता है, एनएससी आ जाती है, आपका डाकघर आ जाता है। इसी में आप ये ये छोटा-सा टॉपिक आपको दिख रहा है। ये जो आपको बचत और विनियोग साधन दिख रहे हैं, बड़े छोटे से दिख रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि इसी बचत और विनियोग को पढ़ने में हमें कम से कम 5 से 6 दिन लगते हैं, क्योंकि विनियोग के साधन में जब हम आते हैं बैंक पर, तो बैंक एक प्रकार के नहीं, 2 प्रकार के नहीं, बैंक में खाते कई प्रकार से खोले जाते हैं। पूछा जाता है कि जो ये आपका बैंक में खाता खोला जाता है, ये ऐसा कौन-सा खाता है जिसमें ब्याज नहीं मिलता है? तो आपको पता है कि चालू खाते में ब्याज नहीं मिलता है। आपको पता है कि जो मैक्सिमम व्यक्ति खाता खोलते हैं, वो सेविंग अकाउंट खोलते हैं, जिसमें उनका धन जो होता है, वो सुरक्षित रहता है। हम आवर्ती जमा खाता खोलते हैं, हम नगद प्रमाण पत्र, गृह बचत खाता खोलते हैं। इसी में आप जीवन बीमा के बारे में भी पढ़ते हैं, एलआईसी जिसे हम कहते हैं, और ये भी आपके बचत का ही एक कह सकते हैं साधन होता है, आप बचत इसमें भी कर सकते हैं। जब आपने बैंक की बात की थी, तो उसी उसी के साथ-साथ आप चेक के बारे में भी पढ़ते हैं। चेक के साथ-साथ थोड़ा-सा हम पासबुक के बारे में पढ़ते हैं, और चेक आपको पता है 1 प्रकार 2 प्रकार का नहीं होता है। चेक हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सीमित चेक क्या है, कोरा चेक क्या है, पूर्व तिथीय चेक क्या है, यात्री चेक क्या है, वाहक चेक क्या है, आदेशक चेक क्या है, रेखांकित चेक क्या है, निसार चेक क्या है, विकृत चेक क्या है, अप्रतिष्ठित चेक क्या है, ये सारे चेक के ही प्रकार होते हैं। तो इन सभी के बारे में, हम सारे चेक के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम इसी में देखते हैं एक गृहिणी के गुण। बचत के हमारे पास और भी साधन हैं। उन सब के बारे में, चाहे वो आपका शेयर मार्केट हो या फिर राष्ट्रीय बचत पत्र हो, इन सब के बारे में, भविष्य निधि खाता हो या फिर सामान्य भविष्य निधि हो, इन सब के बारे में आप पढ़ते हैं इसी में। उसके बाद हम बात करते हैं एक गृहिणी के गुण की। तो आपने गृहिणी के गुण देखे थे। एक गृहिणी में कौन-कौन से गुण होने चाहिए? तो
अगर हम उसके शारीरिक गुण के आधार पर देखें, जैसे हम शारीरिक गुण देखते हैं, उसका मानसिक गुण देखते हैं, नैतिक गुण देखते हैं, साथ ही साथ उसका प्रबंधकीय गुण क्या है, इस चीज़ को भी देखते हैं। तो गृहिणी के पास ये सारे गुण होना चाहिए। आर्थिक गुण क्या है, सामाजिक गुण क्या है, इन सभी के बारे में हम समझते हैं। अगर एक गृहिणी घर में है तो उसके पास कौन-कौन से गुण होने चाहिए, बाहर जा रही है तो कौन-कौन से गुण होने चाहिए, इन सब पर हम चर्चा करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं उपभोग और उपभोक्ता की। उपभोग और उपभोक्ता क्या है? तो आपने देखा है, उपभोग का मतलब क्या है? उपभोग का मतलब क्या है? किसी वस्तु को उपयोग करके नष्ट कर देना। जब आप किसी वस्तु को उप जब हम किसी वस्तु को उपयोग करके, उसका उपभोग करके उसे नष्ट कर देते हैं, तो वो आपका उपभोग कहलाता है और जो उसे नष्ट करता है या जो उसे उपयोग करने वाला होता है, वो आपका उपभोक्ता कहलाता है। अब ये उपभोक्ता कोई आपके 1-2 प्रकार के नहीं होते हैं, जैसे समय के आधार पर उपभोक्ता होते हैं, वर्तमान उपभोक्ता, भावी उपभोक्ता। स्थान के आधार पर हम देखते हैं ग्रामीण, शहरी। धन के आधार पर देखते हैं निर्धन, धनी, मध्यम वर्गीय। शिक्षा के आधार पर हम उपभोक्ता को देखते हैं तो शिक्षित, अशिक्षित उपभोक्ता। सचेतता के आधार पर देखते हैं तो सचेत और असचेत उपभोक्ता। लिंग के आधार पर देखेंगे तो महिला, पुरुष हो जाता है। अगर आप उम्र के आधार पर देखते हैं तो बच्चे, प्रौढ़, युवा, वृद्ध, ये सारे उपभोक्ता के ही प्रकार होते हैं। इसी के साथ-साथ आप बाज़ार की बात भी करते हैं। बाज़ार क्या है? तो बाज़ार के प्रकार, बाज़ार के भेद, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर बाज़ार की विशेषता हम बात करते हैं, तो बाज़ार में एक वस्तु होना चाहिए, एक क्रेता और विक्रेता होना चाहिए, एक निर्धारित क्षेत्र होना चाहिए और कुछ कीमतें भी निर्धारित होनी चाहिए। तब वो आपका बाज़ार कहलाता है। अब बाज़ार भी आपके कई प्रकार के हैं, जैसे स्थानीय बाज़ार, प्रांतीय बाज़ार, राष्ट्रीय बाज़ार, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार। हम बात करते हैं अल्पकालिक बाज़ार और दीर्घकालीन बाज़ार, उचित बाज़ार, काला बाज़ार, चोर बाज़ार, ये सारे के सारे आपके बाज़ार के ही प्रकार होते हैं। इसी में आप देखते हैं जैसे जो सेल लगते हैं या सहकारी बाज़ार क्या है, सेल क्या है और इसी में आप हथठेला की बात करते हैं, फुटपाथ वाली दुकानों की बात करते हैं, इसी में आपके मेला, प्रदर्शनी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब हमारे पास बाज़ार है, हमारे पास सामानें आ रही हैं, हम उपभोक्ता हैं, तो हमारे पास हमारी कुछ समस्याएँ भी होती हैं। जब हम उपभोक्ता समस्या की बात करते हैं, तो उपभोक्ता समस्या में क्या आ जाता है? जैसे हमें गलत माप-तौल की चीज़ें मिलें, हमें मिलावट युक्त चीज़ें मिल रही हैं, वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, भ्रामक विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, निम्न स्तर की वस्तुएँ मिल रही हैं और व्यापारियों का मतलब अशिष्ट व्यवहार चल रहा है। तो ये सारी हम उपभोक्ताओं की समस्या होती हैं। अब इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें उपभोक्ता को शिक्षित करना होगा। तो उपभोक्ता को हमें शिक्षित करना होगा, उसके अधिकार बताने होंगे, उसके उत्तरदायित्व बताने होंगे, उसके कर्तव्यों को बताना होगा। तो हमें उपभोक्ता को शिक्षा देना है, उपभोक्ता का हमें संरक्षण करना है। ज़रा आप हमें बताएँगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? और इसमें आपको पता है कि आया था 1986 में। अभी हाल ही में 2019 में इसमें संशोधन किया गया और 2020 में इसको लागू किया गया। जब हम उपभोक्ता संरक्षण की बात करते हैं, तो हमने उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार दिए हैं, कुछ उत्तरदायित्व भी दिए हैं। तो हम इसमें उनके अधिकारों, उनके उत्तरदायित्वों के बारे में बात करते हैं। ये हमारा उपभोक्ता समस्या, उनकी शिक्षा, इन सब के बारे में बात करने के बाद हम आ जाते हैं कहाँ पर? परिवार के बारे में। परिवार आपने पढ़ रखा है, परिवार क्या है? परिवार की शुरुआत कहाँ से होती है? जैसा कि आपको पता ही है कि जब एक स्त्री और एक पुरुष विवाह नामक संस्कार में बंधते हैं या बंधन में बंधते हैं, तब जाकर उनका एक अपना परिवार बनता है। उससे पहले वो अपने माता-पिता के परिवार के सदस्य होते हैं। इसमें कुछ आपको परिभाषाएँ देखनी होंगी और कुछ आपको कार्य देखने होंगे। जैसे परिवार के कई कार्य होते हैं।
तो इसमें आप परिवार के कार्यों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे परिवार के कुछ परंपरागत कार्य होते हैं, आप उनको पढ़ते हैं और कुछ उनके शारीरिक कार्य होते हैं, यानी कि जिसे हम परिवार के मौलिक या सार्वभौमिक कार्य की बात करते हैं। शारीरिक कार्य होते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक कार्य होते हैं, कुछ आपके प्राणीशास्त्रीय कार्य होते हैं, जिसमें आपका मुख्य तौर पर आ जाता है संतानोत्पत्ति, बच्चों का लालन-पालन, यौन संबंधी इच्छाओं की पूर्ति और साथ ही साथ इसी में आप जब हम परिवार के प्रकार पढ़ते हैं तो परिवार कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपके पितृवंशीय परिवार या पैतृक परिवार, मातृक परिवार, मातृवंशीय परिवार, संतानों जो ये क्या बोलते हैं, परिवार कई प्रकार के होते हैं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, पितृवंशीय परिवार, मातृवंशीय परिवार। स्थान के आधार पर आपने देखा होगा कई प्रकार के परिवार होते हैं, जैसे ये आपके हो गया मातृ स्थानीय परिवार, पितृ स्थानीय परिवार, नव स्थानीय परिवार, मामा स्थानीय परिवार, जहाँ पर जो नवविवाहित हैं वो मामा के यहाँ रहेंगे। नव स्थान का मतलब नए स्थान पर दोनों रहेंगे, ना माता के यहाँ, ना पिता के यहाँ। अगर हम पति-पत्नी की संख्या के आधार पर करते हैं, तो भी परिवार कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक विवाह वाला परिवार, बहुपत्नी वाला विवाह, बहुपति वाला विवाह, भ्रातृत्व वाला विवाह, अभ्रातृत्व वाला विवाह। मतलब जो महिला है, उसके जो अन्य पुरुष हैं, 2-3 जो भी पुरुष हैं, वो भाई-भाई हैं। तो ऐसे को हम भ्रातृत्व वाला परिवार के नाम से जानते हैं। आप इसी में पारिवारिक जीवन साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पारिवारिक जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएँ हैं? तो 3 अवस्थाएँ हैं। प्रथम अवस्था जिसे हम स्थापत्य काल के नाम से जानते हैं, जिसमें आपको समय, शक्ति, धन की कम आवश्यकता होती है और बार-बार एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस अवस्था में जो पारिवारिक जीवन चक्र की किस अवस्था में हमारे समय, धन इन सब की माँग बढ़ जाती है। तो आपको पता है कि जो हमारी विस्तार की अवस्था है, विस्तार की अवस्था में हमारे जो परिवार के समय की माँग, धन की माँग और साथ ही साथ शक्ति की माँग, सबकी माँग बढ़ जाती है। जो हमारा लास्ट है या तीसरा है जो कि हम संकुचित परिवार के नाम से जानते हैं। संकुचित परिवार तब होता है जब परिवार में वही 2 व्यक्ति बचते हैं जिन्होंने परिवार की शुरुआत की थी। तो आपको पता है कि प्रारंभिक में आप परिवार का निर्माण करते हैं, समायोजन करते हैं और संतान की उत्पत्ति करते हैं। संतान की उत्पत्ति के बाद आपका दूसरी अवस्था स्टार्ट होता है जिसमें बच्चे के पालन-पोषण, शैशवावस्था, उसका स्कूल पूर्वावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बच्चे महाविद्यालय में जाते हैं, अपना व्यावसायिक जो उनका स्तर होता है, व्यवसाय अपना खोजते हैं, इसी में उनका विवाह वगैरह हो जाता है, बच्चे सेटल हो जाते हैं। जब पहला बेटा सेटल हो जाता है, तो उसके बाद इनकी तीसरी अवस्था चालू होती है जिसे हम संकुचित परिवार के नाम से जानते हैं या सेवानिवृत्त के नाम से जानते हैं। इसमें वही 2 व्यक्ति बचते हैं जिन्होंने परिवार की शुरुआत किया था। बेटा-बेटी सब अपने यहाँ मतलब अपना-अपना सेटल हो जाते हैं, तो बचते हैं वही 2 जिन्होंने परिवार की शुरुआत किया था, वही 2 दंपत्ति यानी कि एक दंपति पति-पत्नी वही बचते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आपका समय व्यवस्थापन। समय व्यवस्थापन आपका आ जाता है, शक्ति व्यवस्थापन आ जाता है, कार्य सरलीकरण इसी में आता है, धन व्यवस्थापन आता है। यानी कि आप समय, शक्ति और धन के व्यवस्थापन में ही इन तीनों चीज़ों को पढ़ते हैं, इसी में आपका कार्य सरलीकरण आता है। ये 4 नाम दिख रहे हैं लेकिन आप इसे 4 दिन क्या 5 से 6 दिन यानी कि 1 हफ्ते में आप पढ़ते हैं। हम जब बात करते हैं समय, शक्ति और धन, इन तीनों में एक परिभाषा आपकी कॉमन है क्या? कम से कम। अब समय की बात होगी तो समय, धन की बात होगी तो धन, शक्ति की बात होगी शक्ति। यानी कि कम से कम समय में अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करना है या कम से कम धन में अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करना है, कम से कम शक्ति में अपने अधिक से अधिक कार्यों को पूरा करना है। लेकिन कंडीशन क्या रखी गई है? कंडीशन ये रखी गई है कि आपको अपने कार्य की गुणवत्ता में कोई भी कार्य की गुणवत्ता में आपको कोई भी ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। गुणवत्ता आपकी बेहतर होनी चाहिए, ठीक?
जब आप समय की बात करते हैं, तो समय में आपने एक नाम सुना था, समय व्यवस्थापन के यंत्र, जिसमें आप 3 नाम सुनते हैं, एक पीक लोड जिसे हम अत्यधिक भार कहते हैं, दूसरा है कार्यवक्र और तीसरा आपका आ जाता है कार्यवक्र और अत्यधिक भार और एक आपका विश्राम का समय आता है। तो ये 3 आपके यंत्र होते हैं, किसके? समय व्यवस्थापन के यंत्र होते हैं। इसकी प्रक्रिया भी होती है तो थोड़ा-सा आप उसे भी ध्यान रखेंगे। इसी में हमने आपको बताया कि समय व्यवस्थापन, धन व्यवस्थापन ये तो आप ध्यान ही रखेंगे। लेकिन थोड़ा-सा आप जब इसमें कार्य सरलीकरण में बात करते हैं, तो कार्य सरलीकरण में होता क्या है? कार्य सरलीकरण में कार्य को आप मतलब अगर आपसे यही पूछा जाता है अर्थ कि कार्य सरलीकरण का मतलब क्या है? तो कार्य को सरल तरीके से करना है, हमें बस इतना आपको ध्यान रखना है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर कार्य करने के तरीके को सरल करता है और समय शक्ति को व्यय कम करता है या कम करने की कोशिश करता है तो इसका मतलब उसने कार्य सरलीकरण सीख लिया है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि कार्य सरलीकरण का अर्थ पूछा जाता है, तो वो तो आप देख लिए हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा जाता है आपसे कार्य सरलीकरण की टेक्निक पूछी जाती है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बार-बार हर एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला पॉइंट है। क्या? कार्य सरलीकरण की टेक्निक, इसी में आप पढ़ते हैं। इसकी 2 विधियाँ होती हैं, टेक्निक हैं। एक है आपका फॉर्मल टेक्निक यानी कि औपचारिक तकनीक और दूसरा है पेन पेंसिल तकनीक। ये जो आपका फॉर्मल टेक्निक होता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं किसकी? सरलीकरण की, तो एक फॉर्मल होता है और एक आपकी पेन पेंसिल टेक्निक होती है। जब हम बात करते हैं फॉर्मल में तो इसमें 4 आता है। फॉर्मल में 4 आते हैं, पेन पेंसिल में भी 4 आते हैं। फॉर्मल में आपका जैसे माइक्रो मोशन फ़िल्म विश्लेषण होता है, साइकिल ग्राफ होता है, मेमो मोशन होता है और आपका स्टॉपवॉच। ये 4 आपका फॉर्मल में आते हैं और 4 ही आपके पेन पेंसिल में आते हैं यानी कि प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, मल्टी मैन चार्ट या फिर पाथवे चार्ट। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जिसे मतलब ऐसा लगता है कि हम तो भूल जाते हैं, हमारा औपचारिक का पेन पेंसिल में हो जाता है और पेन पेंसिल का औपचारिक में हो जाता है। तो थोड़ा-सा अपने कॉन्सेप्ट को अगर आप बनाएँ तो पेन पेंसिल आप ऐसे थोड़ा-सा अपना दिमाग लगाकर या अपने तरीके से जैसे हम चीज़ों को याद रखने के लिए कुछ चीज़ों को जोड़ देते हैं। जैसे अगर आपको नहीं आप भूल जाते हैं तो बस इतना ध्यान रखिएगा पेन पेंसिल का काम आप कहाँ करते हैं? तो पेपर और चार्ट पर ही तो करते हैं। तो जहाँ पर भी चार्ट आपको दिखेगा समझ जाइएगा ये पेन पेंसिल का है, बड़ा बेसिक सा है, आप ऐसे याद रख सकते हैं अगर आपकी खिचड़ी बनती है तो। अगर याद है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको पता है कि जो आपका ये जो आपका फॉर्मल टेक्निक है, इसको हम घर पर नहीं करते हैं, ये आपकी प्रयोगशाला होती है, प्रयोगशाला विधि होती है। जो हमारी पेन पेंसिल टेक्निक है, इसको हम घर पर करते हैं और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पेन पेंसिल का संबंध या जो आपकी पेन पेंसिल टेक्निक है, इसमें आप क्या करते हैं? क्या आप पेन और पेंसिल का उपयोग करते हैं? पेन और धागे का उपयोग करते हैं, पिन धागे का ऐसे करके आपका ऑप्शन होता है और मैंने क्वेश्चन भी करवाया है। तो आप थोड़ा-सा अगर उसे एक बार देखेंगे तो अच्छा रहेगा, ध्यान रखेंगे पेन और ये पेन पेंसिल टेक्निक में आप पिन और धागे का उपयोग करते हैं, ठीक? ये हमारा कार्य सरलीकरण था, हमारा धन व्यवस्थापन था। धन व्यवस्थापन, समय व्यवस्थापन, शक्ति व्यवस्थापन सब हम एक साथ ही करते हैं। मतलब इसी में जब आप धन व्यवस्थापन करते हैं तो आप क्या देखते हैं आय के प्रकार। अब आय के प्रकार में आपका बड़ा झमेला एक चीज़ में रहता है, ये प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, वास्तविक को लेकर। तो थोड़ा-सा आप इसे देखेंगे कि जैसे जो प्रत्यक्ष आय है, उन वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित करते हैं, जो कि परिवार के सदस्यों को बिना धन दिए आप पाते हैं। यानी कि प्रत्यक्ष में जो आपको फ्री की चीज़ें मिलती हैं, वो आ जाती हैं, ठीक? इतना आप ध्यान रखेंगे, बाकी वो क्वेश्चन में कभी-कभार गड़बड़ कर ही देते हैं वो लोग। इसी में हम देखते हैं कि आय की प्राप्ति के स्रोत क्या-क्या हैं। तो आपको यहाँ से पूछा जाता है ग्रेच्युटी क्या है, रॉयल्टी क्या है, पूछा जाता है ना वेतन क्या है, मज़दूरी क्या है। तो आय प्राप्ति के स्रोत कई हैं, जैसे मज़दूरी हो गया, वेतन हो गया,
साथ ही साथ ब्याज हो गया, लगान हो गया, लाभ हो गया, बोनस हो गया, पेंशन हो गई, ग्रेच्युटी हो गई, छात्रवृत्ति हो गई, जिसे हम स्कॉलरशिप के नाम से जानते हैं, भत्ता हो गया और उपहार हो गया। क्वेश्चन पूछा जाता है उपहार की सबसे न्यूनतम राशि क्या है? तो क्या है? बताइए। भले ही हमारा न्यूनतम राशि ₹11 हो, क्या आप किसी को ₹11 देते हैं आजकल? नहीं देते हैं। हाँ, आरती-वारती में चढ़ा देते हैं। तो ये हमारा धन व्यवस्थापन का टॉपिक पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं किसको? उसके बाद हम पढ़ते हैं अपने आवास को। और आपको पता है कि ये जो आपके सामने अगले 10 टॉपिक रखे गए हैं, यहाँ से 10 टॉपिक क्या आपने जितना भी होम मैनेजमेंट में देखा, क्या कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो? बिल्कुल, यहाँ से हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है और हर एक टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना? आपसे आवाज़ से पूछा जाता है, रसोई घर से पूछा जाता है, आंतरिक सज्जा से, कला से, डिज़ाइन से, सिद्धांत से, सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक? तो जब हम बात करते हैं आवास, जब आप आवास की बात करते हैं, तो आवास हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, ये तो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। हम देखते हैं आवास क्या है, आवास में आपका मकान और घर क्या है। तो दोनों में आपको ध्यान रखना है, भावना का अंतर पाया जाता है ना? मतलब मकान क्या है? तो मकान एक आपका छत, दीवार, फर्श ये हो जाता है। इसमें जो घर होता है, ये कैसे बनता है? तो ये लोगों के प्रेम से बनता है। ठीक है ना? और जब हम बात करते हैं कि हमें जो आवास है हमारा या जो मकान की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपने पढ़ा था, मकान के अलग-अलग पार्ट जैसे हम सबसे पहले देखते हैं कि आप मकान को बनाने के लिए हमें भूमि का चयन करना होता है। भूमि कैसी होनी चाहिए, किस जगह पर होनी चाहिए। इसी के साथ-साथ आप देखते हैं कि हमें घर बनाने के लिए किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया और साथ ही साथ आपको यहाँ पर लकड़ी इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है, तो आपने इन सभी के बारे में पढ़ रखा है। ईंटे का लाल रंग क्यों है? इसके सिकुड़ने का ना सिकुड़ने का कारण क्या है? ठीक? ये सारी चीज़ें आप यहीं पर पढ़ते हैं, उसके बाद हम घर के अलग-अलग पार्ट देखते हैं, जैसे दरवाजे, खिड़कियाँ, छत, सीढ़ी, इन सब के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। रसोई घर की बात आती है। रसोई घर आपको पता है कि हमारे घर का एक प्रमुख अंग होता है, रसोई घर। रसोई घर आपके कितने प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से रसोई घर होते हैं, इन सब के बारे में हम यहीं पर बात करते हैं। एल आकार की रसोई, यू आकार की रसोई और साथ ही साथ आपका आइसलैंड रसोई और आपके 3 यू आकार को ही हम 3 आकार के कहते हैं। एक आकार की या एक एक रेखे पर आधारित रसोई, ये सारी चीज़ें आप यहीं पर पढ़ते हैं, रसोई का प्रकार पढ़ते हैं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम आंतरिक सज्जा की बात करते हैं। तो आंतरिक सज्जा में ही आप इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। जैसे जब हम आंतरिक सज्जा की बात करते हैं, तो आंतरिक सज्जा में ही आपका आ जाता है, हम घर को कैसे सजाते हैं। जो हमारा घर है, घर को सजाने के लिए हम किन-किन चीज़ों की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो आपको पता होगा कि जब हम बात करते हैं आंतरिक सज्जा, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि आंतरिक सज्जा का मतलब क्या है? तो आपको पता है कि आंतरिक सज्जा का मतलब ये होता है जैसे हम अपने घर को, अपने गृह को सजा रहे हैं, तो हमारे मन को संतुष्टि मिलनी चाहिए। आंतरिक सज्जा का मतलब ये नहीं होता है कि हमने अपने घरों में बड़े-बड़े, महँगे-महँगे चीज़ें लाकर रख दी हैं, जी नहीं। साज-सज्जा का मतलब है कि जो हमारे घर में चीज़ें हैं वो व्यवस्थित पड़ी रहें। हम उनको एक एक उचित स्थान पर रखें, व्यवस्थित ढंग से रखें तो हमारा आंतरिक सज्जा होता है और इसी में आप कला के तत्व पढ़ते हैं, कला के सिद्धांत। अगर पूछा जाए आपसे कि कला के तत्व कौन-कौन से हैं, तो कला के जब हम बात करते हैं आंतरिक सज्जा की ना तो इसी में हम सजावट को देखते हैं। और आपको पता है कि सजावट की जब हम बात करते हैं तो सजावट की शैलियाँ एक पारंपरिक शैली है, देसी शैली है और आधुनिक शैली है।
हम सजावट में शैलियों की बात करते हैं, शैली के बाद हमारा कला का तत्व आता है, तत्व में आपके 7 होते हैं जो कि याद होना चाहिए। पूछा जाता है कला के तत्व कितने हैं? तो 7 हैं। रेखा, आकार, नमूना, पोत, रंग, प्रकाश और स्थान। ये 7 कला के तत्व होते हैं। अब रेखा में भी आपकी लंबवत, क्षैतिज, तिरछी, वक्र ये सारी रेखाएँ होती हैं। आपने इन सबको पढ़ रखा है। आकार में भी आपके त्रिभुजाकार, पंचभुज, षष्ठभुज, वर्ग, आयत ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं, ठीक? उसके बाद हम रंग को पढ़ते हैं जो कि हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रंग में आपको कई सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। जैसे रंग के सिद्धांत आप 2 पढ़ते हैं, एक प्रांग और मुंशिल की। तो अगर हम बात करते हैं प्रांग की तो इन्होंने प्राथमिक रंग 3 बताए हैं, जिसमें आप लाल, पीला और आप क्या देखते हैं? लाल, पीला और नीला ये आप प्राथमिक रंग देखते हैं। रेड, येलो और ब्लू आप प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, मध्यवर्ती रंग, तृतीय रंग और चतुर्थ रंग। क्यों आपसे पूछा जाता है क्या है, मूल्य क्या है, क्रोमा क्या है? इन सभी के बारे में पढ़ना होता है। साथ ही साथ रंगीय योजना भी आप पढ़ते हैं। एक घर को सजाने के लिए किस तरह के रंगों का उपयोग किया जाता है, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ते हैं। इसी में आपका आता है डिज़ाइन। डिज़ाइन क्या होता है? तो डिज़ाइन मतलब आप ये समझिए कि जैसे डिज़ाइन का अर्थ होता है जैसे उद्देश्य, प्रवृत्ति, योजना, चुनाव इन सब के साथ में आप डिज़ाइन को वर्णित करते हैं। और जो आपका डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन के अगर हम प्रकार की बात करते हैं ना, तो ये आपके 2 प्रकार की होती है। एक आपकी संरचनात्मक डिज़ाइन होती है और एक आपकी सजावटी डिज़ाइन होती है। जब हम बात करते हैं संरचनात्मक डिज़ाइन की तो इसमें आपको पता है कि जैसे ये सादी होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए और ये पदार्थ के अनुकूल होना चाहिए, उचित होना चाहिए। मतलब ये बिल्कुल सादा कम समय में तैयार होने वाला ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब हम बात करेंगे सजावटी की, तो ये आपकी 4 प्रकार से होती है। जैसे एक प्राकृतिक, एक शैली आपकी शैली युक्त होनी चाहिए, एक आपकी ज्यामितीय होनी चाहिए, मिश्रित होनी चाहिए। इस तरह से आप कई प्रकार के डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन के सिद्धांत आपसे पूछे जाते हैं, तो 5 सिद्धांत होते हैं। अब अगर जब हम डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं, तो डिज़ाइन के 5 सिद्धांत आते हैं, आपसे पूछे जाते हैं, मिक्स करके पूछ लिए जाते हैं कि कला के सिद्धांत या कला के डिज़ाइन। ध्यान रखिएगा कला के तत्व और कला के सिद्धांत एक ही हैं। जो आपके डिज़ाइन के सिद्धांत हैं, वही आपके कला के भी सिद्धांत हैं। तो डिज़ाइन में हम 5 पढ़ते हैं। डिज़ाइन के जो सिद्धांत हैं उसमें 5 पढ़ते हैं अनुपात, संतुलन, बल, लय और दोहराव। यही 5 चीज़ें आप पढ़ते हैं। उसके बाद हम फर्नीचर व्यवस्था पढ़ते हैं। फर्नीचर व्यवस्था में आपने देखा होगा कि हमें फर्नीचर की शैलियाँ हम पढ़ते हैं। इसी के साथ-साथ हम ये भी देखते हैं फर्नीचर के इतिहास की जब आप बात करते हैं तो उसमें आपको बारोक शैली, रीनेसेंस शैली, रोकोको शैली, नियो क्लासिक शैली ये सारी की सारी शैलियाँ आप पढ़ते हैं। इसी में हम बात करते हैं फर्नीचर कि हमारे जो फर्नीचर हैं किन-किन चीज़ों से बनाए जाते हैं। इनकी बात करने के बाद हम बात कर लेते हैं प्रकाश व्यवस्था की। प्रकाश व्यवस्था में आपने कई प्रकार के प्रकाश देखे हैं। अगर हम मुख्य तौर पर देखें तो कुछ आपके प्राकृतिक होते हैं और कुछ आपके कृत्रिम होते हैं। जब हम प्राकृतिक की बात करते हैं अ, जब हम प्राकृतिक की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपके सूर्य की रोशनी आती है। लेकिन जब हम कृत्रिम की बात करते हैं तो ये कई प्रकार के होते हैं जैसे जो आपका ट्यूबलाइट हो गया, सीएफएल हो गया, दूधिया बल्ब हो गया और ये आपके बल्ब कई प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा एंगुलर फिटिंग बल्ब और आपके फ़ोकस वाला बल्ब। तो कई प्रकार की प्रकाश व्यवस्था होती है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पुष्प व्यवस्था की अगर बात की जाएगी तो आपको पता है कि पुष्प व्यवस्था की शुरुआत जो की गई थी वो चीन के बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा की गई थी। लेकिन चीन इतना महान है कि वो अपने ज्ञान को, अपनी जानकारी को लोगों को बताना नहीं चाहता है। अच्छा नहीं है हमारा पड़ोसी इसका मतलब। पड़ोसी तो वही है जो दूसरे के काम आए लेकिन ये आता नहीं है। इसने चाहे रेशम की बात की तो भी छुपाया और चाहे इसने पुष्प सज्जा की बात हुई उसको भी छुपाया। आपने अभी हाल-फिलहाल में कागज़ के बारे में पढ़ा था। ज़रा आप बताएँगे कि सबसे पहले कागज़ कहाँ पर बना था?
तो ये छुपाता बड़ा है। तो जो लेकिन जापान है, जापान ये प्रचार-प्रसार का काम बहुत तगड़ा करता है, चीज़ों को बहुत जल्दी से ये सीखता है। तो इसने क्या किया, इसने रेशम का भी पूरे देश में फैला दिया, इसने पुष्प व्यवस्था को भी फैला दिया। तो इसी जब हम पुष्प व्यवस्था की बात करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं पुष्प व्यवस्था की शैली में जैसे प्रारंभिक अमेरिकन शैली, कॉलोनियल शैली, फेडरल क्लासिक, जापानी शैली। जापानी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपके इकेबाना, मोरीबाना, टोकोबाना ये जैसे नाम सुनने को मिलते हैं। तो ये बड़े ही इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं, इनको आपको ध्यान रखना होता है, ठीक? इसी में आप शिन्सो हाइकी का नाम सुनते हैं जो कि बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं और पिछली बार भी आपसे पूछे गए थे। शिन्सो हाइकी, शिन सबसे बड़ी टहनी, सो उससे छोटी, हाइकी उससे छोटी। हाइकी का मतलब पृथ्वी है, सो का मतलब मनुष्य है, शिन का मतलब जो आपका ईश्वर है, भगवान है, ठीक? उसके बाद हम पर्दे खिड़कियों के बारे में बात कर लेते हैं। और ये जो पुष्प व्यवस्था आप देख रहे हैं ये 1-2 प्रकार की नहीं होती है। इसमें आप देखते हैं रेखीय पुष्प व्यवस्था, सामूहिक शैली, मिली-जुली लघु व्यवस्था, कई प्रकार की व्यवस्थाएँ होती हैं। छोटा टॉपिक नहीं है आपका ये जो पुष्प व्यवस्था है। इसमें आप देखते हैं कि हमारे फ्लावर पॉट कैसे होने चाहिए, हमें अपने जो हमारे फूलदान हैं वो कैसे होने चाहिए, फूलों को ताज़ा कैसे रखें, फूलों को कब काटना चाहिए, कब तोड़ना चाहिए, सारी बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होती हैं। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं पर्दे खिड़कियाँ जो कि हमारे घरों के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। आपको पता है कि अगर हमारा घर बड़ा है तो हमें कौन से पर्दे लगाने हैं, घर छोटा है तो कौन से पर्दे लगाने हैं। इसी में आपका बिछावन भी आ जाता है, जैसे जो हम फर्श पर बिछाते हैं, रनर वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कुल मिला के आपने पिछले 1 घंटे में अपने पूरे के पूरे कह सकते हैं होम मैनेजमेंट को रिवाइज़ कर लिया है। अगर आपने क्लासेस ली होंगी, आपने थियरी की क्लासेस ली होंगी तो आपने देखा होगा लगभग-लगभग हर पॉइंट तो नहीं, लेकिन लगभग-लगभग सारे पॉइंट को हमने टच करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। लेकिन जितना शॉर्ट में आपने देखा इतना शॉर्ट है नहीं आपका होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट थोड़ा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भर-भर के आते हैं। क्या आपसे फर्श बिछावन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया या पर्दे खिड़की से? यहाँ पे मैंने जितने भी पॉइंट नोट किए हैं, 32 पॉइंट मैंने नोट किए हैं, यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ से अभी तक आपके क्वेश्चन ना बने हों, ठीक? तो जो आपका होम मैनेजमेंट है यहाँ पे अभी जैसे कुछ और इसी में आ जाता है। जैसे इसी में हम मेनू के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ए ला कार्टा मेनू क्या है, डिज़ोर मेनू क्या है? साथ ही साथ आपका जैसे आप पढ़ते हैं क्या ये रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज़। आप मार्केटिंग के 4 पी पढ़ते हैं, मार्केटिंग के 3 पी पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आप इसी में पढ़ते हैं। कचरा है, बायोडिग्रेडेबल कचरा क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा क्या है, ये आपने टेक्सटाइल में भी पढ़ा था। ज़रा आप हमें किसी एक टेक्सटाइल में है, किसी एक रेशे का नाम बताइए जो कि आपका बायोडिग्रेडेबल हो और किसी एक ऐसे रेशे का नाम बताइए जो कि आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, ठीक? तो ये कुछ अभी और भी आपके पॉइंट हैं जो कि हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए हैं। जैसे आपने भवन में ही देखा, भवन में क्या आपका 2.4 पॉइंट है? आपको अगर याद हो तो तकरीबन हमने 1 हफ्ते तक सिर्फ़ भवन के डिफरेंट पार्ट ही पढ़े थे। 1 हफ्ते तक क्या लगभग 10 दिन तक, जिसमें आपने खिड़की, दरवाजे, छत, सीढ़ियाँ, इन सब के बारे में पढ़ा था। कितने प्रकार के दरवाजे होते हैं, किन-किन चीज़ों से बनते हैं, सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। मटेरियल के बारे में आपने पढ़ा था, सीमेंट क्या है, ईंट कैसे बनता है, सीमेंट कैसे बनता है, पोर्टलैंड सीमेंट क्या है, ईंट क्या है, मतलब ईंट का लाल रंग क्यों है, हमें घर के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है, भूखंड का चयन कैसे करना चाहिए, भूखंड का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जितने भी पॉइंट आज हमने आपको यहाँ पर मेंशन किए हैं, याद रखिएगा यहाँ से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आप रिवाइज़ ना किए हों, ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं कि हमने बात की फर्श की, बिछावन की, पर्दे खिड़कियाँ देखें,
पुष्प व्यवस्था देखिए, इसमें कुछ टर्म होते हैं जो कि आपको याद रखने होते हैं। प्रकाश व्यवस्था, फर्नीचर डिजाइन के सिद्धांत, डिजाइन, रंग, कला के तत्व, आंतरिक सज्जा, आवास, रसोई घर। आपसे पूछा जाता है कि रसोई घर में त्रिकोण कौन बनाता है। साथ ही साथ धन व्यवस्थापन, ये तो आप जानते ही, धन व्यवस्थापन, कार्य सरलीकरण। हमने 4-4 तो आपको बता दिया कि 4 आपके औपचारिक हैं, 4 आपके पेन पेंसिल हैं। लेकिन इन चारों को भी पढ़ने में समय लगता है। इसमें आप किस प्रतीक का उपयोग करते हैं, किस प्रतीक का क्या मतलब होता है, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ते हैं। डबटेलिंग क्या है, आप इसी में पढ़ते हैं। किस पर आप एक नकली किचन बनाते हैं, ये किसमें आप पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। शक्ति व्यवस्थापन क्या है, समय व्यवस्थापन क्या है, पारिवारिक चक्र क्या है, एक दिन तो आपको यही लग जाता है। परिवार के प्रकार, परिभाषा, इनके कार्य, जैविक कार्य, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, सब आप पढ़ते हैं। उपभोक्ता संरक्षण, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। उपभोक्ता की समस्या क्या है, उनको बाज़ार के बारे में बताना, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करते हैं। तो आई थिंक मैंने कोई ऐसा पॉइंट आपका नहीं छोड़ा है जो कि यहाँ पर हमने डिस्कस ना किया हो। उम्मीद है कि आपने चीज़ों को रिकॉल कर लिया होगा। अगर आपने एक भी बार होम मैनेजमेंट पढ़ा है ना, तो आपको शुरू से लेकर अंत तक आपने पूरे के पूरे टॉपिक को एक बार रिवाइज़ कर लिया है। अब आप एक बार एक काम करिएगा, जो भी आप नोट्स बनाए हैं, एक बार उनको ज़रूर पढ़ डालिएगा, ठीक? अगर नोट्स नहीं बनाए हैं, तो आप क्या करेंगे, स्पीड बढ़ाकर क्लास ही देख सकते हैं। अब और क्या बताएँ आपसे? बुक पढ़ने का समय अब नहीं है। अगर आपने बुक पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करिए, रिवीज़न करिए, क्लासेस देखिए, क्योंकि आपको पता है ना कि जब हम खुद से पढ़ते हैं तो हमारी प्रतिधारण क्षमता कम होती है, लेकिन जब हम चीज़ों को सुनते भी हैं, देखते भी हैं तो हमारी प्रतिधारण क्षमता बढ़ जाती है, और ये मानना है आपके ओपी दहामा ने ही बताया है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अभी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी कितने बजे? नेक्स्ट क्लास आपकी होगी 5 पीएम पर, तो आप उसको भी ले लीजिएगा। हम उसमें थोड़ा-सा क्वेश्चनों को कम रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1 घंटे की क्लास लगभग हमारी अभी हो चुकी है। तो अभी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे 5 पीएम पर, चाहे हम 20 क्वेश्चन ही करें, बट करेंगे ज़रूर, ठीक? चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो भी आपके मन में आए कि क्लासेस अच्छी लगती हैं या नहीं लगती हैं, उसको तो बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर करिएगा। प्रैक्टिस जितनी भी हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो अभी हमने हाल-फिलहाल में किया है उसी की प्रैक्टिस करें। जो पीछे प्रैक्टिस सेट हो रखे हैं उनको भी करिएगा, और शायद बीच में हमने आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछा है तो उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चनों की संख्या आपके कल से बढ़ेगी, क्योंकि आज तो हमारा इंट्रो था। हमने एक बार चीज़ों को रिवाइज़ करा है, बट फिर भी शायद हमने बीच में आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछा है। क्यों? क्योंकि हमने पहले थियरी सारी पढ़ रखी है। ऐसा नहीं है कि आज हम पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अभी थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करिए और अपना ध्यान रखिए। ठीक? चलिए बाय।